हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं सभी दोस्त मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपकी दिल्ली पुलिस का जो पेपर है 2020 का पेपर सेट है, चल रहा है सेकंड शिफ्ट का, और आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर शिफ्ट का पेपर मैं डाल चुका हूं। आप एक बार उसको जरूर देख ले, नहीं देखा हो तो, और देख लिया हो तो बताइएगा कैसा लगा वो पेपर। देखिएगा दोस्तों, आज अपने जो पेपर रहेगा 15 क्वेश्चनों का, वो बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। इतने ज्यादा हाई लेवल भी नहीं है, बस मॉडरेट लेवल का पेपर है वो, ठीक है। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट का पेपर होगा वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का पेपर होगा। मैंने उसको एनालिसिस किया था, उसको देखा था। कल का पेपर एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर आएगा कल जो आएगा पेपर सेट। तो दोस्तों बात करते हैं आज के पेपर की। और आप यदि इस चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो, यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों तो पहुंचाइए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आज अपने क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है। सभी दोस्त कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप उत्तर बताए, उसके बाद मेरा मेथड समझ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं 15 में से 15 आप क्वेश्चन करोगे। जो कि देखना स्कोर क्या रहता है, और सभी अपना स्कोर शेयर करें कि हाँ इतने इतने मेरे को क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन नहीं आए। तो दोस्तों अपन देखते हैं। एक तरह ऐसे याद रखना, ये जो एक तरह से एग्जाम ही है आपकी, और एग्जाम में देखना ये 15 क्वेश्चन किस तरह से आप कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है, ये रहा आपके सामने। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और जिसका विकीर्ण 12 सेंटीमीटर का हो? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। समचतुर्भुज उसका समचतुर्भुज का एरिया आपको बताना है, जिसकी एक साइड आपको 10 सेंटीमीटर और जिसका डायगोनल है वो 12 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो यदि आपको इसका फॉर्मूला पता है तो, ठीक है। चलो दोस्तों बात करते हैं अब देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई लोगों, आपके सामने जो प्रश्न है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना, सॉरी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और विकीर्ण 12 सेंटीमीटर। एक बार इनके सारे के सारे फॉर्मूले में आपको समझाता हूं, और उसके बाद ही आप इसको करें। आपके सामने ये रहा समचतुर्भुज। याद रखना समचतुर्भुज क्या होता है और वर्ग क्या होता है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं, उसको आयत भी कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको समचतुर्भुज भी कहते हैं और उसको वर्ग भी कहते हैं। याद रखना इस बात को, उसको वर्ग भी कहते हैं। लेकिन जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो वर्ग कहलाता है। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ये कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है उसको आयत भी बोलते हैं, उसको समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। लेकिन जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसको आयत कहेंगे, और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो, या फिर कोई जरूरी नहीं हो, तो उसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समझ में आ गई होगी दो बात। पॉइंट नंबर 3, जिसके जिसका दो भुजाएं समांतर, जिसकी दो भुजाएं समांतर, जैसे ये दे रखा है आपके सामने, जिसकी दो भुजाएं आपको समांतर दिखे, जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये बातें आपके समझ में आई होगी। जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री को 90 डिग्री का हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है, वो समचतुर्भुज। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वो वर्ग। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री का ना हो प्रत्येक कोण, तो वो समांतर चतुर्भुज। और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वो आयत कहलाता है। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, सॉरी, जिसके दो भुजाएं बराबर होती है, सॉरी पैरेलल होती है, उसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो दोस्तों, पहला पॉइंट आता है कि अपना चक्रीय चतुर्भुज क्या कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, इस तरह का एक चतुर्भुज होता है, इस तरह का एक चतुर्भुज होगा, याद रखना। जिसका एक विकिरण होगा, जिसका एक विकिरण होगा, प्रश्न में नाम नहीं लिखा होगा, ध्यान रखना कि ये चक्रीय चतुर्भुज है कि कोई और है। याद रखना, आपको ये देगा एक चतुर्भुज है जिसका विकिरण आपको दे देगा। विकिरण देने के बाद बोलेगा इस पर डाले गए लंब, ये लंब डाले गए, इसके डाले गए लंबों का लंबाई आपको दे देगा। तो उसका एरिया होगा 1/2 गुणा विकिरणों पर, 1/2 गुणा विकिरणों पर डाले गए या विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। 1/2 गुणा विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। डन है।
आयत, आयत किसे कहते हैं, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप का मतलब बाउंड्री। और विकिरण होता है इसका, याद रखना, रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, ये होता है विकिरण। ठीक है। आयत का, वर्ग का क्या होता है, वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर होता है, 4 इंटू भुजा होता है, और भुजा रूट 2 होता है। विकिरण भुजा रूट 2, परिमाप 4 इंटू भुजा, और जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर है। हीरो का सूत्र अपने पास ये होता है, एस कोष्टक एस, सॉरी रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ठीक है। आप याद रखना, चाहे त्रिभुज का हो चाहे आयत ये चतुर्भुज का हो, हमेशा एस 4 बार आएंगे। एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है, मतलब चारों भुजाओं का योग का आधा। ठीक है। त्रिभुज में होगा तो 3 भुजाएं होगी, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। आयत में और रूट में हमेशा एस 4 ही आएंगे। त्रिभुज में 3 भुजा है तो एस एक बार बाहर ले लेना, तो उसका हो जाता है रूट ऑफ एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस टी। आएगा एस 4 बार ही, लेकिन 3 बार भुजाओं के साथ जुड़ जाएगा, एक बार अलग आ जाएगा। चतुर्भुज में चारों के चारों आएंगे, लेकिन रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस टी, चारों के चारों भुजाओं के साथ सेट हो जाएगा। अब होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ये समांतर भुजाओं के योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये कहलाता है अपना समलंब चतुर्भुज। तो सर रह गया हमारा सम चतुर्भुज। ये सम चतुर्भुज का क्या करें, तो दोस्तों ध्यान से समझे सम चतुर्भुज क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया था, सम चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो ये इस तरह से सम चतुर्भुज इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है। जिसके चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है। अब देखो, इसका एक डायगोनल ये होता है, एक इसका डायगोनल ये होता है। विकर्ण एक ये हो गया, एक विकर्ण हो गया। याद रखना सभी दोस्त, एक बात को अच्छे से नोट कर लेना कि सम चतुर्भुज की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है, इसकी चारों भुजाएं समान होती है। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो विकिरण है वो एक दूसरे को समान लंबाई पर काटेंगे। समान लंबाई का मतलब जैसे ये पूरी भुजा, ये देखो ये पूरा 10 है ना, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। जैसे मान लो ये 50 है तो ये 25 होगा, ये 25 होगा, बराबर लंबाई पर काटेंगे। और ये जैसे मान लो ये 100 है, तो ये मान लो ये 100 है तो ये 50 होंगे, ये 50 होगा। ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा। ठीक है, बराबर लंबाई पर काटेंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक विकिरण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक विकिरण एक दूसरे को किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। 3 बातें इसकी खासियत होती है, और उसी के आधार पर इसका प्रश्न एग्जाम में बार बार, इसी में नहीं एसएसजीडी में भी, यहां तक कि सीजीएल में भी ये प्रश्न पूछ लेता है। याद रखिए, इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ध्यान से समझो, जैसे मान लो मैं इसको बना देता हूं एक बार। ये मान लो अपना समचतुर्भुज, इस तरह से हो गया समचतुर्भुज। अब देखो, जैसे मान लो ये विकिरण हो गया और ये विकिरण हो गया। आपको बता रखा है कि एक जो विकिरण है वो 12 है, तो इसका मतलब ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। अब बोल रहा है एक जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, भुजा है इसकी 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये 90 डिग्री का होगा, तो इस तरह से मैं बना देता हूं। जैसे ये मान लो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 है, एक हो गई 6, तो ये कितनी होगी। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में जब भी आपको ये विकिरण दे दिया, ये कर्ण दे दिया, ये आपको आधार दे दिया, तो लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। बोलो यस या नो, होता है कि नहीं होता है। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 होता है 64, 64 का मतलब ये 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भुजा 8, ये 8 होगा भाग, तो ये भी 8 होगा। ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। विकिरणों गुणनफल, तो ये विकिरण कितना हो गया 12, और ये विकिरण कितना हो गया 16। तो आप इसको काट दो, तो ये आप काट दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी और आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, कर सकते हो आप, कोई ज्यादा खासियत नहीं है इसमें। देखो, 3 वस्तुओं को मैंने खरीदा, 3 वस्तुओं को मैंने खरीदा, प्रत्येक को कितने में खरीदा, ये आपको दे रखा है। प्रत्येक को कितने में, 200 रुपए में खरीदा। तो फटाफट बताओ मैंने टोटल कितने में खरीदा।
तो मैंने टोटल 600 रुपए में खरीदा 3 वस्तु। अब मुझे बेचना कितना है, बेचना कितने में है, तो याद रखना 600 रुपए की 2 वस्तुएं होगी, सॉरी 3 वस्तुएं होगी, 20% का फायदा चाहिए, तो 20% का फायदा चाहिए तो मुझे बेचना है 120/100। ठीक है, तो देखो काटोगे जब भी करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 720 रुपए में, मुझे कुल मिलाकर तीनों को 720 रुपए में ही बेचनी है। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि मैंने एक वस्तु को तो बेच दिया, एक वस्तु कितने की थी, 200 की, जिसको 12.5% हानि पर बेचा, 12.5% हानि पर, मतलब 100% की वस्तु थी, 12.5% हानि पर बेचा, मतलब मैंने कितने में बेचा, 87% में, 87.5% में, 87.5/100। जैसे आप इसको काट लेना, काटोगे तो आपका हो जाएगा 175। एक पॉइंट हटा देना और फिर 20 से 20 काट देना, 5 से काट के 2 का भाग 5 बार, 5 से काट देना इसको, तो 175 डन हो गया। 175 रुपए में मैंने इसको बेच दिया, लेकिन भाई लोगों मुझे कमाने तो 720 थे। अब 720 में से मैंने 175 रुपए मैंने कमा लिए, 175 रुपए मैंने कमा लिए, तो कितना रुपए मुझे और बाकी 2 पर कमाना है, तो ये हो जाएगा 5, कितना बचेगा, ये होगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5, 545 रुपए आपको और कमाने हैं भी। अब 4 2 ही वस्तु बची। अब एक बात, तो 2 वस्तु है, प्रत्येक 200 रुपए में खरीदा था, तो मतलब 400 रुपए में खरीदा था, क्रय मूल्य उनका 400 रुपए है, लेकिन मुझे कमाना 545 है, तो मुझे लाभ कितने का चाहिए, लाभ चाहिए मुझे 545 माइनस का 400, तो बराबर आपका हो जाएगा 145 रुपए का लाभ चाहिए। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 145/400 इंटू 100, 145/400 गुणा 100, मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। जैसे आप सॉल्यूशन करोगे 20 से 20 4 का भाग दे देना, तो उत्तर आ जाएगा 36.25%। ये आपको करना है, इतना बड़ा। अब एक बात बताओ दोस्तों, जिसको शॉर्टकट तरीके नहीं आते, मैथ आना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन कुछ शॉर्टकट भी आपको पता होने चाहिए। शॉर्टकट नहीं पता तो आप ऐसे करते रहो, जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहो, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा टेक्निक तरीका आता है तो इसमें आपको पेन ही नहीं चलाना पड़ता, आप इतने आसानी से कर लेते। आप पूछोगे सर कैसे, यदि इतना ही आसान था तो आपने इतना बड़ा बताया क्यों, भाई मेरा काम था बताना आपको, समझाना, तो मैंने वो एक बार समझाया। लेकिन यदि एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो मेरे भाई लोगों ऐसे नहीं करना है। आपको पता है 3 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं, तो 3 वस्तुओं में से एक वस्तु को अलग कर देते हैं, क्योंकि अलग बेचा और 2 को अलग बेचा, कुल मिलाकर आपको चाहिए 20% का फायदा। 20% का मतलब से मान लो ना 20 रुपए का फायदा चाहिए। यदि एक वस्तु पर 20 रुपए का फायदा, तो 3 वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको तो 60 रुपए चाहिए। आप बोल दो कि भाई लोगों मेरे पास 3 चीज थी, मुझे तो बस 60 रुपए चाहिए। आपने सोचो मेरे को दीदी कि ये बेचना है, मुझे तो 60 रुपए फायदा चाहिए। अब मुझे 60 रुपए का फायदा चाहिए, तो पहली वस्तु को मैंने 12.5% की हानि पर बेच दिया। अब यार ये भी बात गड़बड़ होगी कि पहली वस्तु से ही मेरे को 12.5% का लॉस उठाना पड़ा, मुझे तो 60 रुपए कमाने हैं, तो पहला 12.5 का घाटा और 60 रुपए कमाने भी है, तो यहां कितना करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 72.5 का लाभ चाहिए आप। बताओ 12.5 प्लस 72.5 माइनस के 12.5 प्लस 72.5 बराबर 60 होता है कि नहीं होता, बोलोगे बिल्कुल होता है सर, होता है ना। तो मुझे तो 72.5 का लाभ चाहिए, कितने पर, 2 पर, इसका मतलब प्रत्येक को कितने में बेचना पड़ेगा, प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 36.25% पर बेचना पड़ेगा। आ गया प्रश्न का सोल्यूशन, कितना आसान है बताओ। एक तो 12.5% का घाटा खाया वो, और एक 60 रुपए कमाने हैं वो, एक तो 60 रुपए जेब में डालने, एक 12.5% जो 12.5 रुपए जो जेब से लग गए वो भी कमाने, तो इसका मतलब 72.5 रुपए कमाने अपने को, 72.5 रुपए कमाने हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक वस्तु को 36.25% के लाभ पर बेच पैसे कमा लोगे। बात आ गई समझ में। चलो भाई लोगों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान सा, सरल सा, बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई ज्यादा खास नहीं है। याद रखना एफिशिएंसी, जो कैपेसिटी होती है आदमी की, एफिशिएंसी हमेशा टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखे।
जो आदमी ज्यादा समय लेता है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। मान लो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको 5 साल लगते हैं जॉब नौकरी लगने में, तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कम है। आप जो पढ़ रहे हो पढ़ने का तरीका आपका कमजोर है, और आप यूनिक तरीके से पढ़ रहे हो, आप मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो आपको समय कब लगेगा। का मतलब जिसमें जितनी ताकत उसको उतना कम समय लगता है। बात आ गई। बस वही आपको याद तरीका लगाना है। बी की तुलना में ए 5 गुना करे कुशल है। देखो ये ए है और ये बी है। मान लो बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 5 है, 5 गुना है, 5 है। डन है। ये एफिशिएंसी है, याद रखना। तो बताओ कार्य क्षमता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम हमेशा उल्टा, तो 1:5। मतलब जो स्पीड से कर रहा है उसको समय कम लगेगा, उसको एक ही लगेगा, और जो धीरे धीरे कर रहा है उसको समय ज्यादा लगेगा। अब आगे क्या बोला, ए किसी कार्य को करने में 20 से 52 दिन कम लेता है। दिनों की बात ली है इसलिए मैंने दिनों में कन्वर्ट किया है। ए को 1 दिन लगता है, इसको 5 दिन लगते हैं, तो बताओ किसको कम लगता है, ए को। कितने कम लगता है, 4। 4 = 52 दिन लगते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा 13। तो इसका मतलब ए को काम करने में 13 दिन और बी को काम करने में 13×5 65 दिन लगते हैं। बात आ गई समझ में। बात यहां खत्म नहीं हुई अभी। पर्सन बोल रहा है वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ध्यान से समझो। पहले देखो टोटल काम कितना हुआ, चाहे आप ए से निकालो चाहे बी से निकालो। ए 1 दिन में काम कितना करता है, 5। 1 दिन में 5 काम करता है, तो 13 काम कितने दिन में कर देगा, सॉरी 13 दिन में कितना करेगा, तो 5 × 13 = 65। इसका मतलब टोटल काम है 65। तो ऐसे देख लो कि सर ये 1 दिन में 1 काम करता है, तो 65 दिन में काम कितना करेगा, 65 करेगा, तो टोटल काम हो गया 65। अब ये 65 काम है, 65 काम है, ये आपको दोनों को मिला के करना है। दोनों को मिलाएंगे तो बताओ दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे, ये करेगा 5, ये करेगा 1, तो दोनों मिलकर करेंगे 6। तो 65 टोटल काम है, 65/6 बराबर आपको टोटल से मिलेगा 10×5/6 दिन। 10×5/6 दिन हो गया। बस कितना आसान प्रश्न था। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर आ रहा है, 10×5/6। बात समझ में आई होगी। याद रखना ये प्रश्न इसलिए करवाया है कि याद रखना जब भी प्रश्न की एफिशिएंसी को दिनों की संख्या में कन्वर्ट करना हो, एफिशिएंसी को दिनों की संख्या में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरह से करते हैं, और इस चीज को समझ गए कर लोगे। चलो भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। फटाफट करने की कोशिश करो, देखे कौन कौन जवाब देता है। जल्दी करना है ना, बिना किसी टाइम वेस्ट। हो गए भाई लोगों। देखो इतना आसान सा प्रश्न है, तुरंत जवाब दे दोगे आप, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो है कि नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 21, 35 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। छोटी से छोटी संख्या का नाम ले रहा है, छोटी से छोटी संख्या का नाम ले रहा है, तो तुरंत आपके माइंड में एक बात आएगी कि यहाँ पर क्या निकालना है, अपने को यहाँ पर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो मेरे प्यारे भाई लोगों, आपको क्या करना पड़ेगा, 12, 21 और 35 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के 2-3 तरीके होते हैं। आप या तो इसका टू फैक्टर बना के वजह से एलसीएम ले लो, या फिर एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे मैंने लिया 12, 21 और 35 अलग अलग टुकड़े कर लिए, और जैसे मैंने अलग अलग टुकड़े किए इनका एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे पहले भाग किसका जा रहा है, 2 का, 2 का भाग 6 बार, ये 21 में जाता नहीं है, 35 में जाता है। फिर 2 का भाग, ये जाएगा 3 बार, ये 21 बार, और ये 35। अब जा रहा 3 का, तो ये जाएगा 1, 7 और 35। अब जा रहा है इसमें 5 का, तो 5 का भाग जाएगा 1, 7 और 5, 7। फिर 7 का दे देते हैं, तो 1, 1 और 1, ये वो है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा
2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो ये जगह 7 की कितनी 63, 63 का डबल होता है 126, 126 का डबल कर दो, 126 का डबल कर दो तो 420। सॉरी ये तो करना है ना, 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर दी अपन ने। 2 दूनी 4, 4 × 12, अच्छा अच्छा अच्छा, 12 × 5 = 60, 60 × 7 420 हो गई। ठीक है, कर लोगे आराम से। ये सॉरी 7 × 5 = 35 है, मैंने 21 मान लिया, तो ये हो जाएगा 420। अब 420 से लेकिन शेषफल कितना बच रहा है 2, तो टोटल वो संख्या क्या हो जाएगी 420 प्लस का 2 हो जाएगा 422। अब देखो इसमें क्या बात में समझने लायक बात क्या है, समझने लायक बात यह है कि जब भी शेषफल समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है तो जोड़ते हैं, लेकिन यहां ये बोल देता कि मैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 21 और 35 का भाग देने पर यहां 10 बचे, यहां आपका 19 बचे और यहां आपका 33 बचे। ऐसा कुछ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया जाए जिसमें 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 10, 19 और 33 बचे। तो क्या करो, जब शेषफल अलग अलग बच जाए तो याद रखना पहले एलसीएम तो ऐसे निकालना 420, लेकिन जब अलग अलग बच जाए जैसे फिर इनमें गैप देखना, गैप कितने का 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, 2 का भी गैप हो सकता है, 3 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, गैप समान आएगा। और जब गैप आए ना वो कम कर देना, यहाँ जोड़ना मत, यहाँ वो कम कर देना। ठीक है, इस बात को भी नोट कर ले। साथ साथ में 2 क्वेश्चन आपको दोनों तरीके आपको सेम एक साथ बता दिए। क्या इसमें गलती करोगे, समान शेषफल बचे तो जोड़ना है, अलग अलग बचे तो गैप देके कम कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है के लिए 3:10 के अनुपात में मत दिए गए। मतलब 2 प्रत्याशी थे, 2 इलेक्शन में खड़े हुए थे, जिनमें से पहले को 3 मिला तो दूसरे को 10 मिला। यदि सभी मत वैलिड मत है, कोई भी अनवैलिड मत नहीं है, यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले, विजेता कौन, पहले ये तो बताओ, पहले को 3 मिला दूसरे को 10 मिला, तो विजेता कौन सा हो, पहले तो ये बताइए आप, 3 वाला या 10 वाला। तो आप बोलोगे सर क्लियर बात है 10 वाला ही होगा। अब 10 वाले को वोट मिला, जैसे मान लो इसने दे रखा है 3:10, 3:10 दे रखा है, तो मान लो विजेता को मिला 10, 10 बराबर दे रखा है 1,56,200, तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा 15,120, 0 से 0 पड़ जाएगा। अब पूछा टोटल वोट कितने, तो टोटल वोट कितने थे 10 और 3 13, तो 13 बराबर आप निकालो, 13 बराबर निकालोगे तो 15,620 गुणा 13, गुणा करना तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 20, 30 और 60। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे आराम से, मैं उम्मीद करता हूं कोई परेशानी आपकी नहीं आई। बहुत आसान प्रश्न था, उसमें कोई ज्यादा खास नहीं था। ठीक है, अब देखो यहां 2 प्रश्न और बन सकते थे। आपको देखो जीतने वाले प्रत्याशी के मत दिए, आपको हारने वाले के भी दे देता कि मान लो हारने वाले इतना मिला, तो आप वही बात 3 बराबर कर लेते, टोटल बराबर निकाल लेते। या ऐसा ना करके आपको ये बोल देता कि जीतने वाला प्रत्याशी मान लो 4,900 वोटों से जीत गया, जीतने वाला प्रत्याशी 4,900 वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब जीतना और हारना, इसका मतलब दोनों के गैप की बात कर ले, दोनों के बीच के अंतर की बात करता। तो अंतर कितना है 7 और 10 का अंतर है 3 का, तो 3 बराबर आप बात करते, तो 3 और 7 10 के बीच में अंतर कितना है 7 का, तो 7 बराबर आप बात करते। आपको अंतर से भी बात कर सकता था, आपको जीतने की बात की हारने से भी बात कर सकता था, आपको टोटल वोट पूछा है, क्या पता वो हारने वाले के वोट पूछ लेता। तो कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पुटअप होते हैं, आप इस मेथड को समझ गए हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, फटाफट करने की कोशिश करें, बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 24, 2 संख्या हैं, जैसे मान लेते हैं पहली संख्या आपके सामने ए मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, इनके वर्गों का योग जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा 24, 26 है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि एक संख्या है जिसका वर्गमूल 7 है, एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो एक बात बताओ वो खुद संख्या कितनी हो जाएगी, वर्गमूल 7 है, इसका मतलब वो संख्या उसका वर्ग करेंगे तो इसका मतलब ए बराबर वो 7 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 49 हो जाएगी वो। तो पहली संख्या 49 है ना, पहली संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या कितनी है
अब देखो यहां बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहली संख्या 49 है, 49 का स्क्वायर करेंगे। ये भी आपको तरीका समझाऊंगा, वर्ग कैसे निकालते हैं वीडियो बनाऊंगा कल, फटाफट देखिएगा वीडियो कल आएगा इसका, है ना। बीच में प्रश्न आ गए तो वर्ग निकालना सिखाऊंगा। वर्ग कैसे निकालते हैं, 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है तो 0 1, और 25 में से कम कर देंगे 1 तो 24, ये आपका 2401 आ जाएगा, ये समझाऊंगा कल। तो ये हो जाएगा 2401 प्लस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2426। तो बी स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाओ और कम कर देना तो 25, तो बी बराबर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 5, है कि नहीं। अभी तो आप 49 का स्क्वायर कर लेना, 49 इंटू 49 करोगे तो 2401 आ जाएगा, जिसका मान रखना, मान रखने के बाद आपको उत्तर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। मान लो मैं बीच का आदमी, मैंने कोई आदमी के पास गया और बोला भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोला ठीक है, वो मेरे को पैसे दे देता है। बोला मैं तेरे से 5% ब्याज की दर लूंगा। तो ठीक है, मैं उसे 5% के हिसाब से पैसे लाता हूं, मतलब वो साल के 5% ब्याज लेगा मेरे से, मैं 3 साल तक रखता हूं, तो मुझसे कितना ब्याज लेगा बताइए। आप बोलोगे 1 साल का 5 तो 3 साल का 15% ब्याज लेगा मेरे से, बाजी बात है, 15% मैं उसको दूंगा। लेकिन वो पैसे में यूज ना करके वो पैसे में किसी दूसरे को दे देता हूं, और मैं बोल देता हूं उसको कि भाई मैं तेरे से 7% ब्याज लूंगा। अगला बोलता ठीक है, वो मुझे 3 साल बाद लौटाएगा। अब देखो वो मेरे को ब्याज देगा 1 साल का 7 और 3 साल का 21%, वो मुझे 21% ब्याज देगा, मैं इसको 15% दूंगा। तो बीच में मेरा फायदा कितना हुआ, मुझे मिल 21% रहा है, देना 5% ही है, तो बीच में मेरा फायदा हो गया 6% का। 21 माइनस 15, 6% का फायदा। तो मुझे वो दिया था 9,000 रुपए, तो 9,000 का 6% मैंने पैसे कमा लिए, तो मैंने पैसे कितने कमाए, 540। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, 540 रुपए का बीच में फायदा कमाया। ठीक है, चलो आप भी करके देखिए, बीच बीच में लोगों को पैसे दिलाइएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आराम से कर सकते हो। पर्सन की लैंग्वेज आराम से पढ़े तसल्ली से, के बाद ही करें। एक आयत की लंबाई एक वर्त की त्रिज्या का 2/5, एक आयत की लंबाई एक वर्त की त्रिज्या का 2/5 है, वर्त एक वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्त है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 4,900, जिसका क्षेत्रफल 4,900। फटाफट करो, देखिए कौन कौन भाई कर सकता है, जल्दी करने की कोशिश करो। हो गया, कर लिया। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से समझो। प्रश्न ये बोला था कि एक आयत की जो लंबाई है वर्त की त्रिज्या का 2/5, वर्त की त्रिज्या का 2/5, और वर्त की त्रिज्या है एक वर्ग की भुजा के बराबर है। पहले तो इनकी बात करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि एक अपने पास ऐसे मान लो एक वर्ग है, और वर्त है एक वर्ग है, इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है, सॉरी एरिया कितना है 4,900। तो बताओ भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा देगी 70, भुजा आएगी 70। तो भुजा 70 है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो भुजा के बराबर है। तो ये 70 है, तो इसके मतलब त्रिज्या भी 70 होगी। प्रश्न क्या बोला, जो आयत है, जो आयत है इस तरह से, इस आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है, वो लंबाई और इसकी त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, आयत और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 2/5। मतलब 2/5 का मतलब इसकी लंबाई यदि 2 है, इसकी लंबाई यदि 2 है,
तो इसकी त्रिज्या 5, तो 5 बराबर 70 है, तो 1 बराबर 14, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 28, तो इसकी हो जाएगी 28। हो गई, इतनी बात क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो, आगे बोल रहा है यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दे रखा है, आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एक बात बताओ, ये 28 है, ये चौड़ाई 20 आ गई, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा, याद रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 28 गुणा 20, 28 गुणा 20 होता है 560, ठीक है, 560 जो आपके सामने है 560, ठीक है। इसमें तीन चीजें एक साथ आ गई, आयत की लंबाई, आयत वर्त का त्रिज्या और वर्ग की भुजा, ठीक है, तीनों एक साथ आ गई, तो आराम से आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा, आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जल्दी से करने की कोशिश करें। हो गया होगा दोस्तों, चलो देखो आपके सामने पहले ऊपर वाला करते हैं। ऊपर वाला क्या दे रखा है, ऊपर वाला है 5.75 गुणा 7 से, देखो इसको काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, और 4 गुणा 5, पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, याद रखना वी बोर्ड मास का नियम आपको आता होगा, वी बोर्ड मास का नियम होता है, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को, विन कॉलम को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीपल, एड और घटाव को, तो ऑफ को इनको गुणा करते हैं, 4 पंचो 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 4.5, ऊपर वाले को किया है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये प्लस सब, ठीक है, तो घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 21.25, ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, देखो 15.8 में से 3.4 घटाते हैं तो कितना बचा 12.4, प्लस ये इनको गुणा करते हैं तो देखो 5 गुणा 9 45, असल की 4, ये 10 और 4 14, असल की 1 10 और 11, 11.45 हो गया, और यहाँ कितना है 3/4 ऑफ, ये देखो इसको साइड में लिख देता हूँ, ये 3/4 ऑफ, अंदर कितना आया था, ये आएगा 12.4 और प्लस 11.45, 4 से इसको काटेंगे क्योंकि पहले ऑफ सोल्व होगा, तो 3.1 आएगा, 3.1 गुणा 3 होता है 9.3 प्लस 11.45, इनको जोड़ेंगे तो ये भी 21.25 बनेगा, ठीक है, 21.25, 25 तो बन रहा है, एक मिनट देखता हूँ वो कैलकुलेशन सही में पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा नियम है, नियम का ध्यान रखिए, बस नियम आ गया तो आप सब कुछ कर लोगे आराम से। देखो दोस्तों क्या बन रहा है, ये 3/4, 3/4 ऑफ, ये देखो इनको सोल्व करेंगे ना, काट देते हैं, काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 12.4, क्या आ जाएगा, और प्लस इनको गुणा कर लेते हैं, 9 पंचो 45, ये हो जाएगा 4 3 15, अच्छा 5 3 15, 15 और 4 19, एक बच जाएगा, और 10 11 95, ये आएगा 11.95, ठीक है। अब इसको जैसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3.1, अब गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9.1 प्लस 11.95, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21.25, ठीक है, तो 21, ये ऊपर वाला भी 21.25 है, नीचे वाला भी 21.25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1, ये अपना उत्तर आ जाएगा, सिंपल सा था। और कोशिश कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न करने की, कम से कम आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न करके ही जाना, तो गलती हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया जल्दे जल्दे छोटी सी एरर हो गया, वैसे एरर हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि यार उत्तर तो सही निकालने की कोशिश की थी, जोड़वा की भी सही किया, कहाँ गड़बड़ हो गई, तो ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है, थोड़ी कोशिश करें, प्रैक्टिस ज्यादा करें तो क्वेश्चन हो जाते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में देखो क्वेश्चन में गलती होना वाजिब है, हो जाता है इसमें, ठीक है, पता नहीं चलता गुणा भाग में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, याद रखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ,
प्रारंभिक मूल्य बराबर, ट्रिक बता रहा हूं याद रखना, कमी या वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, 100 में जोड़ना वृद्धि लाभ होते, और 100 में से घटाना हानि हो, तो गुणा रुपए बटा केजी या भाव, कितना एक लेके आ रहे हो वो चीज, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य बराबर 25% कमी है तो 25 बटा 100, 100 माइनस 25 होता है 75, गुणा रुपए 1200, कितना 10 किलो, ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार, 3 का भाग देते हैं 400 बाहर, 0 से 0 काट दो, उत्तर आ जाएगा 40 रुपए प्रति केजी। ये लो भाई भाव हो गया, आसान है ना। आपके से नॉर्मली प्रश्न आएगा, ज्यादा टफ में डिफिकल्ट लेवल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक से समझ सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा 40 रुपए प्रति केजी। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये, फटाफट करो देखिए। याद रखना जब भी इस तरह से आया जाए दो चीजों में, एक चीज पर दो तुलना दी जाए, जैसे खरीदा बेचा, या फिर जो मुझसे कोई त्रिज्या बढ़ाई, आयत की लंबाई चौड़ाई में इंक्रीज किया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, जैसे कोई सिनेमा हॉल है जिसके टिकट में मूल्य में बढ़ाई की तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह से कुछ प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो उनका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस का ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये फॉर्मूला याद रखे भाई सभी दोस्त, ठीक है, बहुत जगह काम आता है, प्रॉफिट लॉस में काम आता है, सीआई में काम आएगा, एरिया में काम आता है, और आपके परसेंटेज में काम आता है। 10% की वृद्धि की तो त्रिज्या आपको पता है, ए भी त्रिज्या ए हो वो भी त्रिज्या होगी, बी भी त्रिज्या होगी, दोनों सेम ही होगी, जैसे आयत में लंबाई भी सेम होती है चौड़ाई भी सेम होती है वैसे। तो देखो 10% बढ़ा तो प्लस का 10 प्लस का 10, दोबारा आ गया प्लस प्लस प्लस, अब आ जाएगा 10 इंटू 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 और 10 20 प्लस ए गुणा एक एक बराबर टोटल हो जाएगा 21%, ठीक है। ये एक भूल मत जाना, कई बार जल्दबाजी में करते हैं सर 10 से 10 कट गया, अरे 10 इंटू 10 कितना होता है 100, 100 में 100 का भाग एक बार जाता है, तो एक तो लिखना ही है ना, ये छोड़ दो इसको, ठीक है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर अगला फटाफट करो, देखे कौन कौन कर पाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उनमें से 3/4, देखो 3/4 नाम ले लिया ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक आपको शॉर्ट तरीका बताया था, उसी के हिसाब से 3/4 अब यहाँ पर कर लेता हूँ। 3/4 का मतलब 3 वस्तुएं मैं अलग मान लेता हूँ, जैसे 4 वस्तुएं थी जिसमें से मैं 3 को अलग बेच रहा हूँ और एक को अलग बेच रहा हूँ। मान लो मैंने प्रत्येक वस्तु पर 100 रुपए लिख, 100 रुपए में खरीदा था, सब कुछ 100 रुपए में खरीदा, मैंने 20% अधिक अंकित किया, तो एमआरपी कितना कर दिया, एमआरपी कर दी मैंने 120 रुपए कर दिया, 20% बढ़ा के। अब प्रश्न बोल क्या रहा है कि मैंने बढ़ा के 20% तो कर दिया, लेकिन अंकित मूल्य पर बेचा, देखो 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा है, तो 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा है, अंकित मूल्य का मतलब 120 के भाव से हर वस्तु पर 20% फायदा कमाया, तो 3 वस्तुओं पर कितना परसेंट कमाया, 60 रुपए कमा ली मैंने, बोल हाँ है ना, 20 20 20। लेकिन इस वस्तु को एक क्या करता हूँ नुकसान पे बेचता हूँ, 30% की छूट पर देता हूँ, 30% की छूट पर देने का मतलब क्या हो गया कि इस 120 का 30% कितना होता है, 120 का 30% होता है 30/100, तो काटूंगा तो ये हो जाएगा बाहर दे 24 रुपए के डिस्काउंट पर, तो 120 सॉरी 36 रुपए है ना, 120 में से 36 रुपए घटाएंगे तो मैं 84 में बेचूंगा, अरे खरीदा मैंने 100 में था, मैं 84 में बेच रहा हूँ, 84 में बेच रहा हूँ, तो नुकसान हुआ का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 16 रुपए का नुकसान हुआ। तो देखो यहाँ 60 रुपए कमाए या 16 रुपए का घाटा खा गया, 60 रुपए कमाए 16 का घाटा खा गया, कुल मिलाकर मेरे को क्या मिला, 54 रुपए का फायदा, पूरा 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 54 रुपए का फायदा मिला, कितने वस्तुओं पर, 4 पर, 4 पर फायदा मिला, तो प्रत्येक पर कितना मिलेगा, भाग दे दो, कितना हो जाएगा 13 पॉइंट, कितना आ जाएगा भाई 13 पॉइंट जो आएगा, जो भी देख लेना, सॉरी 5 आ रहा है ना, 13.5 का फायदा हो गया, ये लो भाई प्लस हो गया परसेंट, हाँ का लाभ है। अच्छा भाई लोगों मैंने घटाने में गलती कर दी, देखो इस तरह से गलतियां हो ही जाती है, चीज़ों को समझो, है ना, लग रहा है मेरे को मैथ ज़्यादा हो गई। हाँ देखो ये घटाओगे तो 44 आएगा, 44 कितने 4 है, तो प्रत्येक वस्तु पर 11% का फायदा हो गया, ये ज़्यादा आने लगे, तो
प्रत्येक वस्तु पर कितना % का फायदा हुआ, 11% का प्रॉफिट हुआ। क्या आप कर लोगे? सिंपल है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान दिए भाई, है ना, मेरी तरह ना करें, थोड़ा सुधार रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। सेम ही प्रश्न है, ज्यादा कुछ नहीं है। 75% का मतलब भी कितना होता है, 3/4 ही होता है, 3/4 ही होता है। मतलब 4 संख्याएं टोटल, जिनमें से 3 संख्याएं अलग होती है, 1 संख्या अलग है। अब बोलो प्रत्येक में 5 की वृद्धि करते हैं, तो 3 में प्रत्येक 5 करेंगे तो प्रत्येक में 15 हो जाएगा टोटल, और 1 में 8 की कमी कर दे, 1 में 8 की कमी कर दे, तो कुल मिलाकर कितना होगा, कुल मिलाकर 7 की वृद्धि होगी। कितने में, 4 में। तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, 1.75 प्लस आ रहा है, तब बढ़ोतरी हुई ना, तो 1.75 की वृद्धि हो गई। ओवरऑल देखा जाए ना, ओवरऑल 1.75 रुपए बढ़, 1.75 बढ़ गया, तो टोटल 36 था, 36 में 1.75 बढ़ा दो तो 37.75। देखो एक ही तरीका आपको समझा यार, लगातार 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में है कि नहीं है, तो ये मेथड थोड़ा ध्यान दे, हर एक जगह काम में आता है, मेथड मेथड ही होता है। तो ये नहीं देखता कि ये परसेंटेज है, ये नहीं देखता कि ये एवरेज है, ये नहीं देखता कि प्रॉफिट लॉस। हाँ लग सकता है, तो तरीका सेम होगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तरीके चेंज नहीं होते, तरीके बड़े वही रहते हैं, पैटर्न वही रहता है। क्वेश्चन बार बार चेंज कर सकता हूँ, एन की जगह मैं बोल दूं 50 संख्या, क्या फर्क पड़ता है उससे। 50 संख्या होगा 136 है, जिनका 75% में से 5, 75% संख्याओं में 5 की बढ़ती करते हैं, शेष में 8 की कमी करते हैं। तो यहाँ एन की जगह में 50 दे दूं तो क्या फर्क पड़ गया, अब तो वही है ना, संख्याओं से कोई मतलब नहीं रखना। आप तो ये देखो मैंने कितनी मानी है, 4 मानी है, मैंने कितनी मानी है 75% का मतलब 3/4, 4 में से 3, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ 4 संख्याएं थी, मैं 50 क्यों मानू, मैं एन क्यों मानू, 4 मानू ना सीधी। 4 संख्याएं जो थी, 4 में से 3 अलग है, 1 अलग है, 4 संख्याओं में वृद्धि हुई है, 5 5 की तो 15 बढ़ गया, 1 में 8 की कमी कर दी तो ओवरऑल 7 बढ़ गया, 7/4 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि आपको क्या कहता है, ध्यान से सुने। बोल रहा है कि अर्धवार्षिक ब्याज की दर पर 8%, अर्धवार्षिक ब्याज की दर पर 8%, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 4%। अर्धवार्षिक दे दी ना, 2 वर्ष की समाप्ति तो इतना हो जाता है, तो 2 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 रुपए हो जाता है। 1 साल का 4, मतलब हाफ ईयरली 4%, तो फुल ईयरली कितना होता है, 4+4+4 × 4/100। बताइए था अभी तरीका, ये होता है 2 साल का ब्याज निकालने का, पिछले क्लास में बता रखा हूँ, देख लेना। तो हो जाएगा 8.16% टोटल ब्याज हो गया। मैंने उधार तो 100% दिए थे, ब्याज हो गया मेरे 8.16%, तो इसका मतलब टोटल हो गया 108.16% की वैल्यू है। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है कि नहीं नहीं, इसको वार्षिक रूप से लिया जाए, वार्षिक कितना है, 8% का 8% ही, और 2 साल का बताओ, तो 8 8 16.64%, 2 साल का ब्याज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ब्याज बताना है, तो 16.64 आपको निकालना है, 0 से 0 का पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 से 2। अब देखो इसको काटो, काटते हैं तो कितनी बार कटतेगा बताओ। जैसे मान लो मैं इसको काटता हूं, पहले काट देता हूं 8 से, है ना, 8 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा बताओ। 8 से काटते हैं तो एक बार, ये हो जाएगा 8 × 24, 4 बच गया, 8 × 45, 8 दूना, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 0 8, कट रहा है 8 से, डन है। अब देखो यहाँ तक क्लियर है ना सबका, चलो 4 से और काट दो, 4 से कटेगा 5 बार और 2 बार, है ना, और 4 से कटेगा 4 × 12, एक बच गया, 4 × 12 800। चाहो तो 8 से भी काट सकते थे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप इसका इसमें भाग देना और इसको गुणा कर देना, आपका हो जाएगा 3100। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न, कोई बस सीआई में थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दे, कैलकुलेशन आती है और आएगी, इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, थोड़ा करने की कोशिश। डन है, चलो भाई लोगों अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। अब देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि उसकी चाल बढ़ाई घटाई, जब भी चाल का अंतर दे, तो इसका फॉर्मूला होता है D बराबर S1 गुणा S2 बटा S1 प्लस माइनस S2 गुणा में T। ये फॉर्मूला रट ले भाई लोगों, मैं यदि आपको ये रेलगाड़ी पढ़ाता तो ये समझाता कि ये फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन अभी फिलहाल इसको याद रखिए। आप बोलोगे सर प्लस माइनस का मतलब क्या, ध्यान रखे घंटों में अंतर की बात करें कि इतने घंटे ज्यादा लगे इतने घंटे कम लगे, ऐसा प्रश्न आए तो माइनस करना है। और आपको टोटल दे कि मैं 400 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, मेरी स्पीड ये हो गई, या फिर ये बढ़ा दी ये घटा दी, और मुझे कुल मिलाकर इतना समय लगा,
जब टोटल समय की बात करें तो जोड़ना है S1 S2 को, और अंतर की बात करें तो घटाना है। तो डी का मतलब दूरी, दूरी कितनी है 400, तो 400 बराबर, मान लो मेरी पहली स्पीड कितनी थी पता नहीं, मान लो S1 थी, और अब मैंने स्पीड कितनी की बढ़ा दी 10 बढ़ा दी, तो S1 में 10 बढ़ा दी। जैसे पहले मान लो पहले स्पीड 30 थी तो अब 40 हो गई, ठीक है। ऐसे बट्टे में S1 माइनस S2 दोनों में अंतर देखो कितने का है, 10 का अंतर है, गुणा में क्या कर दोगे टाइम, टाइम 2 घंटे, तब आगे इसमें दो 5 बार, 5 को ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 2000, 2000 बराबर S1 गुणा S प्लस 10। बताओ अब क्या करो, यहाँ S की जगह क्या रखेगी, दोनों को गुणा करने पर 2000 आ जाए, तो आप बोलोगे मान लो सर ये 40 है तो ये 50 हो जाएगी। बताओ इसको गुणा करने पर क्या 2000 आ रहा है क्या? ऑप्शन से रख के देख सकते हो, जैसे 30 है तो 40 रख के देख लो 1200 आ रहा है, 35 45 रखो तो नहीं बैठेगा, लास्ट 5 बनेगा, 25 और 35 मानो, ये 25 है ये 35 हो जाएगी तो भी नहीं बैठेगा, ये 40 है ये 50 है तो बैठ रहा है 2000। इसका मतलब प्रारंभिक स्पीड कितनी थी 40 किलो, समझ गए। बड़ी हुई स्पीड कितनी हो जाएगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 10 किलोमीटर बढ़ा दी ना तो 50, क्योंकि स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलो भाई लोगों, ये आपके आज के 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं, और ध्यान रखें दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर करें। आज के लिए इतना है काफी, आगे चलेंगे फिर कर। टेक केयर, अपना ख्याल रखें दोस्तों, और वीडियो का आनंद लीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर। ठीक है, बाय, टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आपने इतना देखा।